ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन अध्याय 16। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक कथन है, आपको ध्यान में रखना है। जीडी एचकोल कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में दिए गए अधिकारों का उपयोग करता हो। यानी स्थानीय स्वशासन कैसा शासन है? एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता हो। ध्यान रखिएगा, और इसका प्रयोग आप आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। सिद्धांत रूप में अगर बात करें तो स्थानीय स्वशासन से जो तात्पर्य है, स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे छोटा इकाई ग्राम पंचायत है, इसके बाद ब्लॉक पंचायत और इसके बाद जिला पंचायत आता है। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे छोटा इकाई नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम आता है। भारतीय ग्रामीण प्रशासन के लिए पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, और इसमें उल्लेख है कि ऋग्वैदिक काल में गांव प्रशासन की जो है आधारभूत इकाई थी। ब्रिटिश काल में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो ने प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा प्रारंभ की। रिपन प्रस्ताव 1882 ईस्वी, जिसे भारतीय स्वशासन की संस्था का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रिपन प्रस्ताव में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों और जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार पंचायतों को हस्तांतरित विषय के रूप में शामिल किया गया और इसके संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति है प्रांतीय विधायिकाओं को सौंप दी गई। इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप 1920 से 1930 के बीच मद्रास, बिहार, बंगाल, असम और पंजाब राज्यों में पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून बनाए गए। याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज के बारे में अगर बात करें तो गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के साथ साथ स्थानीय विषय के संदर्भ में अगर बात करें तो स्थानीय समुदायों को प्रशासन का अधिकार देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए, अनेक कदम उठाए। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 40 के तहत। तो अनुच्छेद 40 का जो संबंध है वो पंचायतों से है। स्वतंत्र भारत में जेसी कुमारप्पा ने गांधीवादी आदर्शों के आधार पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की, जो कि बोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करना और उनकी भागीदारी को बढ़ाना, लेकिन सीमित जन सहभागिता के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो समिति है बलवंत राय मेहता समिति, इनके सिफारिशों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। योजना आयोग के द्वारा नियुक्त इस समिति का मुख्य उद्देश्य था उन कारणों का पता लगाना जो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की संरचना और कार्य प्रणाली की सफलता में बाधक थी। इस समिति की प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र जो है प्रारंभ किया जाना चाहिए। पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सिफारिश किया कि जो पंचायत है इसकी त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति और उच्चतम स्तर पर जिला परिषद। याद रखिएगा। सरकार का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो, वह केवल निरीक्षण, मार्गदर्शन और उच्च स्तर की योजना बनाने तक ही स्वयं को जो है सीमित रखे, यह सिफारिशें की। साथ ही उक्त सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज का जो शुरुआत है कहां से हुआ, कब हुआ, और बलवंत राय मेहता समिति में जो सिफारिश है, जैसे पंचायतों की जो स्तरीय संरचना है, मतलब कि कौन सी संरचना होनी चाहिए, त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय, तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए
जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसने त्रिस्तरीय पंचायत का जो है सिफारिश किया था। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में यह व्यवस्था जो है आरंभ की गई। पुनः 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात और 1964 में पश्चिम बंगाल में यह व्यवस्था लागू की गई। कालांतर में प्रदेश के लगभग सभी भागों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसके बाद अशोक मेहता समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1977 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए किया गया था और इसने निम्नलिखित अनुशंसाएं की। पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय हो, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत जिसमें 15 से 20 गांव शामिल हो और द्वितीय स्तर पर जिला परिषद हो। न्याय पंचायत का गठन किया जाए और पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का हो। पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव हो। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायतों के लिए पृथक वित्त आयोग की व्यवस्था हो। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इसके बाद पी.वी. के राव समिति 1985, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना, और इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभानी चाहिए। योजनाओं की प्रवृत्ति को अल्पाधिक विकेंद्रित किया जाना चाहिए और जिला परिषद को विकास कार्यों की प्रमुख संस्था के रूप में अनुबंध प्रेरित किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चुनाव जो है, अगर बात किया जाए तो चुनावों की नियमित अनिवार्यता के साथ पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। ये सभी सिफारिशें हैं, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए जो है एक मतलब कि अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस समिति का गठन किया था। इसने नवंबर 1986 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमुख जो है प्रावधान थे। जो इनके सिफारिश है, प्रावधान जो है याद रखिएगा। पंचायतों में दलों की भागीदारी नहीं दी जानी चाहिए, पहला सिफारिश था। इन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। ग्रामीण न्यायालय तथा न्याय पंचायतों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पंचायतों के चुनावों को निष्पक्ष रूप से और नियमित अंतराल पर कराने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंप दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पंचायतों की समस्याओं और विवादों को निपटाने के लिए पंचायती राज अधिकरण की जो पंचायती राज अधिकरण है, इसकी स्थापना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करे, जो पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। पंचायतों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए उन्हें करारोपण की पर्याप्त शक्ति प्रदान की जानी चाहिए और प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीण विकास प्रशासन में जो है कार्य करने का अवसर निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। इसके बाद 1988 में पी.के. थुंगन समिति का गठन हुआ। 1988 में जो पी.के. थुंगन समिति है, इसने भी पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का जो है समर्थन किया। लेकिन थुंगन समिति के अनुसार अगर बात करें तो भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए, अतः समिति ने पंचायती राज को राज्यों का विषय नहीं माना। थुंगन समिति के जो सिफारिशें हैं वो निम्नलिखित है, देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया जाए। पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग स्थापित किया जाए और एक नियोजन तथा समन्वय समिति बनाई जाए, जिसका अध्यक्ष याद रखिएगा, जिसका अध्यक्ष राज्य नियोजन मंत्री होगा और जिला परिषदों के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होंगे। ग्राम पंचायतों को सीमित न्याय अधिकार दिया जाए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो और राज्यों के इच्छा अनुसार मतलब कि कम भी हो सकता है, परंतु यह किसी भी दशा में 3 वर्ष से कम नहीं होगा। इसके बाद पी.के. थुंगन उप समिति जो है 1988 में गठित हुआ। 1988 में कार्मिक मंत्रालय से संबंध संसदीय समिति ने जिला योजना पद्धति पर जो है विचार विमर्श के लिए सुझाव देने के लिए पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया और इस उप समिति का जो सिफारिश है,
पहला था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान की जाए, अनिवार्य चुनाव व्यवस्था के साथ पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किए जाएं, जिलाधिकारियों को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए और पंचायतों के सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था है इसको मतलब कि पंचायतों के सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। इसके बाद है वी.एन. गॉडगिल समिति, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए वी.एन. गॉडगिल समिति जो है, इस समिति का गठन कांग्रेस पार्टी के भीतर किया गया था, जिसे विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए पंचायती राज कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशें देनी थी। पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार और सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली। एल.एम. सिंघवी समिति और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण विधेयक जो है समाप्त हो गया। इसके बाद 1992 में पंचायत से संबंधित प्रावधान के लिए जो है प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और 73वां मतलब इनके द्वारा जो है 1992 में पंचायत से संबंधित प्रावधान के लिए पीवी नरसिम्हा राव 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने 22 और 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। 17 राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर जो है अपनी सहमति प्रदान कर दी और 24 अप्रैल 1993 से, याद रखिएगा 24 अप्रैल का जो दिन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो समितियां हैं कब गठित की गई, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई, संथानम समिति 1962 और सादिक अली समिति 1964। एक बात कॉमन, इसमें जो कॉमन है वो एक बात कॉमन है कि ये सभी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, इसको याद रखिएगा। पंचायती राज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर जो है प्रदान कर दिया गया। मूल संविधान में पंचायती राज से संबंधित विभिन्न अनुबंध समाहित किए गए, इसमें शामिल किया गया और इसका जो शीर्षक है पंचायतें, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है प्रावधान शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें पंचायतों के कार्य क्षेत्र से संबंधित 29 विषयों की सूची जो है जोड़ी गई। तो जो पंचायत है इसका जो संबंध है किस अनुसूची से है, 11वीं अनुसूची से, और इसमें कितने विषय हैं, 29। देखिए इस संशोधन के बाद राज्यों को पंचायत चुनाव कराने के लिए बाध्य कर दिया गया है और इसमें राज्यों को छूट भी प्रदान की गई है ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार स्थानीय निकायों का गठन कर उन्हें शक्तियों का जो है हस्तांतरण कर सके। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन के जो प्रावधान है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पंचायतों से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो अनुच्छेद 243 के तहत और ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 243(1) के तहत प्रावधानित हैं। अनुच्छेद 243 में जो बातें कही गई है देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, जिसका मतलब है कि ग्राम है इसकी मतदाता सूची में पंजीकृत, जो ग्राम की मतदाता सूची है इसमें पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह। तो ग्राम सभा की जो परिभाषा है वो क्या है, ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा है। इसका अर्थ है कि ग्राम सभा तथा कोई निर्वाचित निकाय नहीं है, यानी ऐसे लोगों का समूह जो इस क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। देखिए ग्राम सभा की शक्तियों का संविधान में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। पंचायतों को राज्य के विधान से शक्तियां जो है प्राप्त होती हैं। पंचायतों का जो गठन है वो मतलब कि अनुच्छेद 243(b) और संरचना जो है इसका संबंध जो है अनुच्छेद 243(c) में मतलब कि प्रावधानित है। ग्राम स्तर पर अगर बात करें तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की विश्व स्तरीय संरचना की व्यवस्था स्थापित की गई है
और ऐसे राज्यों में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। ग्राम स्तर पर अगर बात करें तो देखिए, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों को सामान्य रूप से पंचायत ही कहा जाएगा। तो ग्राम स्तर पर अगर बात करें तो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों को सामान्य रूप से पंचायत ही कहा जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 243C में जो बातें कही गई हैं कि जो आर्टिकल 243C है, पंचायतों की संरचना से संबंधित जो है इसमें उपबंध किए गए हैं और इसके अंतर्गत राज्य विधानसभा को विधि के द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने का दायित्व दिया गया है। किसी भी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा भरे जाएंगे, यानी प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। सभी स्थानों, चाहे वह ग्राम स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर हो, उनके सभी निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे जनता के द्वारा होगा। यह तय करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है पंचायत क्षेत्रों का विभाजन किस रूप में होगा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी प्रधान का चुनाव राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में भी किया जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव जो है उसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाएगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सांसदों और राज्य विधानसभा सदस्यों को जो है प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। पंचायतों में आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243D में है। 243D में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पंचायतों में स्थानों और पदों पर आरक्षण से संबंधित जो है अनिवार्य प्रावधान किए गए हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान राज्य विधानमंडल के लिए जो है राज्य विधानमंडल को मतलब कि ये जो प्रावधान है इसको जो शक्ति है किसको, तो विधानमंडल को मतलब कि ये शक्ति दे दी गई है इसके आरक्षण के लिए। और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में इनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण जो है प्रदान किए गए हैं। महिलाओं के लिए यह अनिवार्य है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 33% जो स्थान है, 33% जो स्थान है वो रिजर्व रहे, आरक्षित रहे। यह राज्य विधानमंडल को मतलब जो यह व्यवस्था है यह राज्य विधानमंडल को निर्धारित करना है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए या उससे अधिक। ठीक है, दोनों प्रकार के आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से स्थानों का आवंटन किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आरक्षण की वही समय सीमा लागू होगी जो अनुच्छेद 334 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्धारित है। वर्तमान में यह व्यवस्था 2020 तक प्रभावी है, परंतु महिलाओं पर आरक्षण की कोई समय सीमा लागू नहीं है। यदि किसी राज्य का विधानमंडल पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में स्थानों या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करता है तो संविधान के इस भाग में यानी भाग 3 में वर्णित कोई उपबंध उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 243E में उपबंधित है। प्रत्येक स्तर के जो पंचायत हैं अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक जो है ये अस्तित्व में रह सकते हैं। इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा तथा पंचायतों की यह अवधि पूर्ण होने से पूर्व चुनाव करना अनिवार्य होगा। राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा इन पंचायतों का 5 वर्ष से पूर्व विघटन संबंधी जो है प्रावधान कर सकता है, और यदि किसी पंचायत का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि से पहले कर दिया गया है तो 6 माह के अंदर नए चुनाव कराए जाएंगे। परंतु यदि विघटन के समय पंचायत का जो शेष कार्यकाल था वो 6 माह से कम बचा है तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होगा। यदि किसी पंचायत का समय से पूर्व विघटन के उपरांत पुनः निर्वाचन कराया जाता है तो उसकी अवधि जो है शेष समय तक के लिए होगी, न कि 5 वर्षों तक। मान लीजिए कोई पंचायत है और इसने 2 साल के बाद जो है अपना विघटन कर लिया, यानी 2 साल के बाद ये समाप्त हो जाएगा, तो निर्वाचन जो होगा वो 3 साल के लिए बचे हुए शेष दिनों के लिए होगा, शेष ईयर्स के लिए होगा, न कि पूरे 5 साल के लिए। सदस्यता से संबंधित जो अयोग्यताएं हैं ये अनुच्छेद 243F में दिए गए हैं। तो इसकी जो अयोग्यताएं हैं क्या क्या है? यदि व्यक्ति ऐसी निरर्हता ग्रस्त हो जाता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए निहित है, यदि व्यक्ति राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधि के अधीन ऐसे निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है जो उसने पंचायतों के लिए मतलब पंचायतों की हेतु की हो, और किसी पंचायत के सदस्य की निरर्हता का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित प्राधिकारी करेगा। इसके बाद पंचायतों की शक्तियां एवं दायित्व जो है ये अनुच्छेद 243G में वर्णित है। इसके बारे में देख लेते हैं।
राज्य विधानमंडल पंचायतों को निम्न विषयों के संदर्भ में शक्तियां और उत्तरदायित्व दे सकेगा। पहला, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना और आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना जो इन्हें सौंपी गई हो, और ये वे योजनाएं हैं जो अनुसूची 11 में वर्णित हो, जिनकी संख्या 29 है। ठीक है। और पंचायतों के लिए वित्तीय जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 में दिया गया है। अनुच्छेद 243 में स्थानीय निकायों को जो है अपनी सामान्य गतिविधियों के लिए कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का जो गठन है यह अनुच्छेद 243 जो है आई में दिया गया है। और यह अनिवार्य है कि राज्य का जो राज्यपाल है वो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य में पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के संबंध में सलाह के लिए जो है एक राज्य वित्त आयोग का गठन करे। याद रखिएगा। ठीक है। और राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति भी दी गई है कि वह विधि के द्वारा राज्य वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अर्हताएं और चयन की विधि और मतलब कि आयोग को अपने कार्यकाल के लिए शक्तियों का निर्धारण करे। ये शक्ति दी गई है। याद रखिएगा। किसको? तो राज्य के विधानमंडल को। लेकिन अपने कार्य प्रक्रिया का निर्धारण आयोग स्वयं करता है। आयोग का जो मुख्य कार्य है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और निम्न विषयों पर राज्य सरकार को उपयुक्त जो है प्रस्ताव दे। पहला, राज्यों के शुद्ध कर राजस्व आगमों में से पंचायतों का हिस्सा कितना होना चाहिए, कर राजस्व का विभिन्न पंचायतों के मध्य वितरण कैसे हो, ये सभी जो है मतलब कि राज्य सरकार को ये प्रस्ताव देते हैं। और ऐसे शुल्क, कर, फीस आदि का निर्धारण जिनके मतलब कि अधिरोहण और प्राप्त करने की शक्ति पंचायतों को दी जाए, इस पर ये जो है प्रस्ताव देते हैं। राज्यों की संचित निधि से पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांतों का निर्धारण और आवश्यक उपाय जिनकी मदद से पंचायतों की दशा सुधारी जा सके और पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल के द्वारा दिए गए कोई अन्य निर्देश। राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश को उसके संबंध में किए गए कार्यों के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे। याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 जे के अनुसार अगर बात करें तो पंचायतों के लेखाओं का परीक्षण या पंचायतों के लेखा परीक्षा से संबंधित है। पंचायतों के चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 के और 243 ओ में दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 के में राज्यों के विधानमंडलों को पंचायतों के चुनाव से संबंधित संपूर्ण विधियों को बनाने की शक्ति दी गई है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो पंचायतों में राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर जो है संविधान में रोक लगाई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत अगर बात करें तो अनुच्छेद 243 के अनुसार एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल नियम के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि का निर्धारण करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद इसकी सेवा शर्तें और वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और उसे उसी रीति से और उसी आधार पर उसके पद से हटाया जा सकेगा जिनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित 2 कार्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की जो फंक्शन है वो क्या है? पहला है पंचायतों के समस्त चुनावों के लिए मतदान सूची तैयार करना। तो मतदान सूची को तैयार करना और पंचायतों के सभी चुनावों का संचालन करना, इसके 2 कार्य हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। अनुच्छेद 243 ओ के अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए इसमें अन्य प्रावधानों के अनुसार कोई भी न्यायालय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन स्थानों के आवंटन आदि विषयों पर जो है सुनवाई नहीं कर सकता। अनुच्छेद 243 एल के अनुसार अगर बात करें तो भाग 9 के उपबंध राज्यों के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। इसके बाद विभिन्न राज्यों की पंचायती राज संस्थाएं जो है देख लेते हैं किस राज्य में कौन से स्तर के जो पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो देखिए जैसे जो केरल है, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और मणिपुर तथा सिक्किम जो है यहाँ पे एक स्तरीय ग्राम पंचायत है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में 2 स्तरीय ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। 3 स्तरीय जो मतलब कि पंचायती स्तर का जो 3 स्तरीय जो पंचायत है वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और कहां कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायत है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में 4 स्तरीय भी पंचायत है।
ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए, गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में जो है पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। कुछ राज्यों में भाग 9 का लागू न होना। तो देख लेते हैं, अनुच्छेद 243 एम के अनुसार भाग 9 से संबंधित, भाग 9 पंचायत से संबंधित है, तो भाग 9 से संबंधित प्रावधान कुछ राज्यों और क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। यानी अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यों में भाग 9 का जो मतलब कि लागू न होना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यों में ये लागू नहीं होता है। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है, और पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। तो कुछ राज्यों में भाग 9 का लागू न होना, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पंचायती राज। पंचायती राज विशिष्ट तथ्य यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के पंचायत अधिनियम में महिलाओं के लिए पंचायतों के तीनों स्तरों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 2009 में केंद्र सरकार ने भी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला लिया है। लगभग सभी राज्यों में एमपी और एमएलए को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता दी गई है, किंतु केरल में ऐसा नहीं है। केरल राज्य में सांसद व विधायक केवल जो है ग्राम सभा की बैठकों में ही भाग ले सकते हैं। केवल राज्य का पंचायती राज मॉडल अन्य भारतीय राज्यों के लिए आदर्श बनता जा रहा है, जहां केरल शक्तियों का विकेंद्रीकरण अधिनियम 2000 के द्वारा पंचायती राज को सशक्त बनाया गया है। केरल में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए ओम्बुड्समैन की व्यवस्था है। केरल के पंचायत अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सुझाव पर किसी मुद्दे का पालन यदि नहीं करती है तो उसे ग्राम सभा में इसका कारण बताना होगा। कर्नाटक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन कार्यों में पारदर्शिता लाना और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के लिए कर्नाटक लोकल फंड अथॉरिटी एंड फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2003 पारित किया गया है। कर्नाटक वर्ष 1987 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों का जिला परिषद में विलय किया जा चुका है, और 1987 में कर्नाटक में सर्वप्रथम विलय किया गया था। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और असम के पंचायत अधिनियमों में पंचायती राज संस्थाओं को जो है विकास कार्य के अतिरिक्त समाज सुधार के विभिन्न कार्यक्रम भी सौंपे गए हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार और गोवा में ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख के लिए एक या एक से अधिक निगरानी समितियां गठित की जा सकती है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 अप्रैल याद रखिएगा, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार बलवंत राय मेहता थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री एस.के. डे थे। कौन? एस.के. डे। पश्चिम बंगाल में ग्राम सभा की स्थिति ग्राम संसद के समान है, यानी ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में जातिगत समीकरण भी प्रभावी नहीं रहता है। भारत में अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायतों को जो है टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई हैं। भारत के छोटे से राज्य सिक्किम, जिसमें मात्र 4 जिले उत्तर, दक्षिण, पूर्व एक पश्चिम सिक्किम है, लेकिन यहाँ जिला ग्रामीण विकास मतलब कि अभिकरण के स्थान पर राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यरत है। तो याद रखिएगा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों ने, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इन राज्यों ने परंपरागत आंचलिक परिषदों को मान्यता दी गई है। और इन राज्यों ने क्या किया? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों ने परंपरागत आंचलिक परिषदों को मान्यता दी है, और सिक्किम पंचायत अधिनियम 1993 में कबीला पंचायतों को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। केरल और जम्मू कश्मीर, जो केरल और जो जम्मू कश्मीर है, तो केरल और जम्मू कश्मीर में एक स्तरीय
कौन, एक स्तरीय पंचायती राज यानी केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया गया है केरल और जम्मू कश्मीर में। तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों में आरक्षण की याद रखिए चक्र पद्धति 5 वर्ष में परिवर्तित की जाती है। तमिलनाडु राज्य में यह 10 वर्ष रखी गई है। कुछ राज्यों के पंचायत अधिनियमों में न्याय पंचायतों का भी प्रावधान किया गया, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार आदि में। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यह व्यवस्था 83 जो संविधान संशोधन था, 83वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा की गई है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। प्रमुख श्रम संस्थान जो है, जैसे श्रम ब्यूरो संस्थान कहां पर है, चंडीगढ़ और शिमला में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और केंद्रीय श्रमिक बोर्ड नागपुर में है। और खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद में है। केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। नेशनल अकादमी ऑफ कंस्ट्रक्शन हैदराबाद में है। इसके बाद देखिए पंचायत अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू तो हो गया, लेकिन आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों को इस संविधान संशोधन के परिधि से बाहर रखा गया। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 243 अंग के खंड 4 ख के अनुसार संसद जो है कानून बनाकर इसे वर्जित अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। इस व्यू को ध्यान में रखकर 73वें संशोधन के लाभों को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए संसद ने पंचायत उपबंध विधेयक दिसंबर 1996 में पारित किया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक 24 दिसंबर 1996 से लागू हो गया। इस अधिनियम को पेशा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह भारत के उन राज्यों में लागू है जहां अनुच्छेद 244 वन के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के प्रावधान प्रवर्तित हैं। पंचायत उपबंध एक्ट के प्रमुख प्रावधान और विशेषताएं जो हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायतों के द्वारा लागू करने से पहले सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की स्वीकृति ग्राम सभा देगी। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों और लाइसेंस या खनन पट्टे देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य होगी और इस अधिनियम में ग्राम सभा को अत्यंत जो है सशक्त बनाया गया है। तीसरा जो है प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और झगड़े सुलझाने के परंपरागत तरीकों की रक्षा करने में सक्षम होगी। राज्य विधानसभा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन योग्य बनाने के लिए उचित शक्तियां और अधिकार जो है प्रदान करेगी। इसके बाद न्याय पंचायत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रामवासियों को सस्ता और जल्द ही न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई। 3 या 4 पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होगी जिसके कुछ सदस्य मनोनीत तथा कुछ का निर्वाचन पंचायतों के द्वारा होगा। इसकी अधिकारिता छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों तक सीमित होगी और दंड के रूप में 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। इसके बाद पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला है पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। इसके अध्यक्ष ललित माथुर थे। नियुक्ति वर्ष 2001 है। कार्यभार ग्रहण का वर्ष जो है 2006 है। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह जिसका अध्यक्ष वी रामचंद्रन थे और 2005 में नियुक्ति हुआ था और कार्यभार ग्रहण करने का जो वर्ष है 2006 है। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का जो कार्यदल है इसके अध्यक्ष श्रीमती राजवंत संधू थे और नियुक्ति वर्ष है 2008 और कार्यभार ग्रहण करने का जो वर्ष है वो भी 2008 है। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित जो समिति है जिसका अध्यक्ष थे वी रामचंद्रन, 2010 में इसका नियुक्ति वर्ष है और कार्यभार ग्रहण करने का जो वर्ष है 2012 है। आम वस्तुओं और सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के जो है उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष मणिशंकर अय्यर थे, 2012 नियुक्ति वर्ष है और कार्यभार ग्रहण करने का वर्ष 2013 है। याद रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 1996 में लागू किया। इस अधिनियम के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक ग्राम में
एक ग्राम सभा होगी, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जो आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा, रीति रिवाज, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करेगी। और इस अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के तहत निवास करने वाले लोगों को स्वशासन तथा शोषण मुक्त जीवन प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम का उद्देश्य वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों की रक्षा, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 से लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को सौंपे गए जो कार्य हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी व्यक्ति या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को मतलब कि अवधारित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करना, शुरू करना। वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के दावे को जो है स्वीकार करते हुए समेकन और सत्यापन के दावे के संकल्प को पारित करके उपखंड स्तर के समिति को भेजना। अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए वन जीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने सदस्यों में से समितियों का गठन करना। इसके बाद नगरीय प्रशासन में नगर पालिकाओं के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी जो है प्राचीन काल से प्रचलन में रही है। इसे कानूनी रूप से कह सकते हैं कि सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में इसे कानूनी रूप दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय जो है संस्था की स्थापना की गई। 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास जो है मद्रास, कलकत्ता और बंबई के 3 महानगरों में नगर निगमों की जो है स्थापना की गई। 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन, याद रखिएगा, मद्रास, कलकत्ता और बंबई के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना हुई तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। वर्ष 1919 के अधिनियम से ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि बड़े नेताओं ने नगर पालिका में जो है प्रवेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924-1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1924 और 1925 में। स्वतंत्रता के बाद 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया है और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 1989 ईस्वी में नगरीय शासन से संबंधित प्रावधान के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, किंतु राज्यसभा के द्वारा पारित न होने के कारण इसे कानूनी रूप प्राप्त न हो सका। इस विधेयक में रिफॉर्म कर प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव, इनके द्वारा 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पुनः जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 22 और 23 दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है सहमति प्रदान की गई। ठीक है, याद रखिएगा। और इस मतलब कि जो यह अधिनियम है, इस अगर बात की जाए तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क और 243 त से 243 या 6 तक जो है 18 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत जो है प्रावधान किए गए हैं। तो अनुसूची याद रखिएगा, भाग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भाग 9 के क में नगर पालिका के संबंध में कई प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिकाओं का जो गठन है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में क्या हो रहे हो, परिवर्तित हो रहा हो। नगर पालिका परिषद के बारे में अगर बात करें तो इसका गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा जिसे राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नगर पालिकाओं की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष, डायरेक्ट याद रखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा भरे जाएंगे। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा, जिसे वार्ड कहा जाएगा। क्या? वार्ड। राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। जैसे पहला है, ऐसे व्यक्तियों को जिसे नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, किंतु इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्यों का जो वह मतलब कि कह सकते कि जो उन निर्वाचक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह नगर पालिका के क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः आता है। तीसरा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो मतलब कि ऐसे नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। चौथा है, वार्ड समितियों के अध्यक्षों का उपबंध। देखिए, ऐसे नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 के अनुसार। और वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। कौन? राज्य विधानमंडल। इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, स्थानों का जो आरक्षण है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित प्रावधान पंचायतों के जो है सम्मान है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षित होगा। इन आरक्षित स्थानों का 1/3 स्थान विभिन्न वर्गों के महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो है भरे जाने वाले कुल स्थानों का 1/3 यानी 1/3 स्थान महिलाओं के सभी वर्गों से होंगी। इन आरक्षित स्थानों में याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान शामिल होंगे। आरक्षित स्थान नगर पालिका के जो है भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों यानी वार्डों में जो है बाई रोटेशन रूप से आवंटित किए जाएंगे, चक्रानुक्रम में जो है आवंटित किए जाएंगे, तो रोटेशन मोड में होगा। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है इस आरक्षण से संबंधित जो अध्यक्ष का पद है इस पद के आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को दिया गया है। और पिछड़े वर्गों के नगर पालिका में जो है पिछड़े वर्गों के जो नगर पालिका है इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य विधानमंडल नगर पालिका सदस्यों और अध्यक्षों के पद के लिए पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है विधानमंडल अगर चाहे तो। इसके बाद नगर पालिकाओं की जो अवधि है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नगर पालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से जो है 5 वर्ष तक होती है। उसे 5 वर्ष के पूर्व भी मतलब भंग किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, किंतु भंग करने के पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। नई नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन निवर्तमान नगर पालिका के कार्यकाल यानी 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व जो है कराया जाना चाहिए। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन के तिथि से 6 माह के अंदर उसके लिए जो है निर्वाचन कराया जाना चाहिए। और इस प्रकार से गठित नगर पालिका अपनी शेष अवधि तक जो है कार्य करती है, जिस तरह से मतलब कि पंचायत करता है। तो अगर मान लीजिए कि 3 साल का अगर कोई नगर पालिका है, इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये मतलब विघटित हो जाते हैं, तो बाकी जो 2 साल है जब नई मतलब कि जो नगर पालिका का जो चुनाव होगा, इनका जो गठन होगा, तो ये शेष बचे हुए दिनों के लिए कार्य करेंगे। अगर विघटित नगर पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम है तो उसके लिए निर्वाचन जो है आवश्यक नहीं है, ठीक है, 6 माह के अंदर। इसके बाद सदस्यता के लिए जो निर्भरताएं हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए निम्नलिखित कारणों के आधार पर अयोग्य होगा। पहला जो है याद रखिएगा, यदि वह संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है। यदि वह राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा उसके अधीन अयोग्य है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
नगरपालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय विधानसभा के द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है। नगरपालिकाओं की शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अंतर्गत राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। ऐसे विधि में निम्नलिखित कार्यों से संबंध उपबंध है। पहला है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। दूसरा, ऐसे कार्यों को करना और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाए। इनके अंतर्गत वे विषय भी शामिल हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। याद रखिएगा, नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की जो है शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि पंचायत के लिए कितने विषयों पर जो है विधि बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। इसके बारे में इससे पहले वाले सेशन में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है पीडीएफ नहीं लिया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। इसके बाद देखिए, कर अधिरोपण की जो शक्ति है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा नगरपालिका के संबंध में निम्नलिखित उपबंध कर सकता है। पहला, राज्य नगरपालिका को कर, शुल्क, फीस और पथकर अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। दूसरा, राज्य सरकार के द्वारा अधिरोपित संग्रहित कर, पथकर, शुल्क और फीसें नगरपालिका को समानुदेशित कर सकता है। राज्य नगरपालिका के लिए जो है राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है और नगरपालिका के द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त धन को जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसे निधियों में धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। इसके बाद राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 वाई यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 243 आई के अधीन पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों के बारे में राज्यपाल को अनुशंसाएं देगा। देखिए, उन सिद्धांतों के संबंध में जो निम्नलिखित को शामिल करेंगे। पहला है राज्य के द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगरपालिकाओं और राज्यों के बीच वितरण को। दूसरा, ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों की अवधारणा जो नगरपालिकाओं को समानुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। राज्य के संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय और किसी अन्य विषय के बारे में जो राज्यपाल के द्वारा नगरपालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के संबंध में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। राज्यपाल आयोग के द्वारा जो है की गई प्रत्येक सिफारिश और इसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन जो है राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। याद रखिएगा। नगरपालिकाओं के जो निर्वाचन है इनसे संबंधित डिस्कस कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को जो है नगरपालिकाओं के चुनाव की जो है जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से याद रखिएगा कि जो पंचायत का चुनाव है और जो नगरपालिकाओं का जो चुनाव है इनकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को। अनुच्छेद 243 जेड ए और अनुच्छेद 243 जेड जी में चुनावों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इसके तहत प्रमुख उपबंध किए गए हैं जो इस प्रकार है। चुनावों की व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा और राज्य विधानमंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 243 जेड के अंतर्गत। और न्यायालयों का जो मतलब कि अहस्तक्षेप है वह अनुच्छेद 243 जेड जी, इसमें उपबंधित किया गया है, मतलब प्रावधान है कि निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालयों का जो हस्तक्षेप है वो वर्जित किया गया है। अहस्तक्षेप की नीति को जो है इसमें अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो वार्ड समितियों का जो गठन होता है कैसे होता है, तो याद रखिएगा सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाता है और राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र तथा स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है और इसका उपबंध अनुच्छेद 243 जेड ए में किए गए हैं। जिला योजना जो समिति है इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा
जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। 12वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 में वर्णित जो विषय है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला विषय है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी शामिल है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, ये सभी विषय हैं नगर पालिका से संबंधित। यानी जो 12वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद 243 है इसके जो विषय है इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है सड़कें और पुल, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजन के लिए जल प्रदान करना, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ सफाई, कूड़ा करकट का प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण, गंदी बस्तियों को सुधारना और उनको जो है प्रगति उनमें उन्नयन करना, उनकी उन्नति के लिए कार्य करना, नगरीय निर्धनता के उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान और खेलों के मैदान की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि करना, शौक उगाड़ना, कब्रिस्तान, सौदा, शमशान और विद्युत सौदा का प्रबंधन करना, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना, जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है, याद रखिए लोक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत मतलब कि पथ प्रकाश यानी रोड लाइट, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं। और 18वां है वेधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। ये सभी जो है याद रखिएगा, ये अनुच्छेद जो 243 है और इसके अंतर्गत जो विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं वो सभी है। ये पेज देखिए रिपीटेड है, इसको स्किप कर देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा जिला योजना समितियों की संरचना, ऐसे समितियों में स्थानों को जो है भरे जाने या उसका अध्यक्ष चुने जाने का तरीका या उसके कार्यों आदि के लिए जो है उपबंध करेगा कौन? राज्य विधानमंडल। परंतु ऐसे स्थिति में कुल सदस्यों में से जो है 4/5 भाग सदस्य जिले स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा अनुमोदित विकास योजना को जो है राज्य सरकार को भेजेगा। महानगर योजना समिति, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना जो विकास प्रारूप है, विकास प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का जो है गठन की जाएगी। राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा समिति की संरचना, उसके स्थानों के भरे जाने और उसके अध्यक्षों के जो अध्यक्ष होंगे उसके अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका और कार्यों आदि के बारे में उपबंध कर सकता है। ये सभी अधिकार राज्य के विधानमंडल को दिए गए हैं। इस समिति के कम से कम 2 या 3 सदस्य महानगर क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। महानगर योजना समिति का अध्यक्ष ऐसे समिति के द्वारा जो है अनुमोदित मतलब कि विकास योजना को राज्य को जो है भेजेगा और इसका उपबंध अनुच्छेद 243 ZE में किए गए हैं। 14वां वित्त आयोग तथा स्थानीय निकाय जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। ठीक है, तो 14वां जो वित्त आयोग है इससे संबंधित अगर बात करें तो जो इससे संबंधित निम्नलिखित जो सिफारिशें हैं, पहला है राज्य वित्त आयोग को अधिक सशक्त बनाया जाए। दूसरा, स्थानीय निकायों को आयोग के द्वारा दिए गए अनुदान को केवल मूलभूत सेवाओं जो उन्हें विषयों के द्वारा जो है सौंपी गई हो इस पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए। स्थानीय निकायों के द्वारा तैयार की गई लेखा पुस्तिकाओं में अपने करों और गैर करों, आवंटित करों, हस्तांतरण तथा राज्यों से अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों और संघ एवं राज्य सरकारों के द्वारा आवंटित अनुदानों से प्राप्त आय को जो है अलग अलग दिखाने की सिफारिश की। 90% भारिता के साथ 2011 में जनसंख्या आंकड़ा है, इस आंकड़ों और 10% भारिता के साथ क्षेत्रफल आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुदानों का वितरण किया जाए। ये सभी अनुशंसाएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों का 90% मूल अनुदान और 10% कार्य निष्पादन अनुदान तथा नगर पालिकाओं का 80% मूल अनुदान व 20% कार्य निष्पादन अनुदान होना चाहिए। देखिए, व्यवसायिक कर की उच्चतम सीमा को 2500 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष करने की सिफारिश की गई है।
इसके बाद सहकारी समितियां, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9B जोड़ा गया है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। सहकारी समितियों से संबंधित जो प्रमुख तथ्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 ZH सहकारी समितियों से संबंधित जो है परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 ZI सहकारी समितियों का निगमन व समापन से संबंधित उपबंध है। 243 ZJ बोर्ड के सदस्यों की संख्या व पदावधि से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 ZK में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 ZL में बोर्डों का दमन और निलंबन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 ZM में सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 ZN में सहकारी समितियों की सामान्य सभा की बैठक से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 ZO में सदस्यों का सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और अनुच्छेद 243 ZP में रिटर्न्स यानी विवरणी से संबंधित जो है उपबंध है। 243 ZQ में अपराध और जुर्माना से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 ZR में इस भाग के प्रावधान का बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर लागू होना इनसे संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 ZS में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना और अनुच्छेद 243 ZT में विद्यमान विधि का जारी रहना इससे संबंधित उपबंध किए गए हैं। इन सभी को बारी बारी से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 ZH के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति, बोर्ड, सहकारी समिति, बहुराज्यीय जो है सहकारी समिति, पदधारक, रजिस्ट्रार, राज्य अधिनियम एवं राज्य स्तरीय सहकारी समिति को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार अगर बात करें तो सहकारी समिति में निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। कितना? 21, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे। निर्देशक बोर्ड में उपयुक्त 21 सदस्यों के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्यों को संयोजित सदस्य के रूप में जो है शामिल किया जा सकता है, परंतु ऐसे सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में मतदान करने या बोर्ड के किसी पदाधिकारी के रूप में चुने जाने का अधिकार नहीं होता है। सहकारी समिति के कार्यकारी निर्देशक भी बोर्ड के सदस्य होते हैं और उनकी गणना निर्देशक बोर्ड के अधिकतम संख्या 21 में नहीं की जाती है। बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि उनके निर्वाचन के तिथि से 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 243 ZK के अनुसार अगर बात करें तो बोर्ड का निर्वाचन बोर्ड के अवधि के समापन के पूर्व होता है। बोर्ड के विघटन के मामले में बोर्ड का निर्वाचन विघटन के तिथि से 6 माह के अंदर कराया जाता है। देखिए, सहकारी समिति के किसी बोर्ड का 6 माह से अधिक अवधि के लिए विघटन या निलंबन किया जा सकेगा यथा उसके निरंतर व्यतिक्रम के मामले में, उसके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में जो है अपेक्षा करने पर और उसके द्वारा समिति या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने पर विघटन किया जा सकता है और उसके गठन या कृत्य में अवरोध उत्पन्न करने पर या उसके निर्वाचन में जो है असफलता पर इसे मतलब कि विघटित किया जा सकता है। सहकारी समिति की साधारण सभा की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। प्रत्येक सहकारी समिति वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अंदर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष विवरणी दाखिल करते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 ईस्वी में सहकारी साख समिति अधिनियम से हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक याद रखिएगा ए निकोलसन को माना जाता है। किसको? ए निकोलसन को। 1904 के सहकारी अधिनियम में नॉन क्रेडिट सोसाइटी के निर्माण के लिए जो है कोई उल्लेख नहीं होना एक कमी थी और इस कमी को दूर करने के लिए अगर बात करें तो याद रखिएगा इस कमी को मतलब कि देखिए अगर बात करें तो इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से 1912 ईस्वी में सहकारी जो है अधिनियम बना जिसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटी के निर्माण का प्रावधान किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य समिति के सदस्यों का आर्थिक स्तर उन्नत बनाना और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। 1912 के सहकारी अधिनियम में केंद्रित सहकारी समिति के निर्माण भी जो है इस निर्माण के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको मेंशन कर लेते हैं।
97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सरकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस विधेयक ने संविधान में जो है निम्नलिखित 3 बदलाव किए। पहला, इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। धारा 19 के अंतर्गत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक नया तत्व जोड़ा, धारा 43B के अंतर्गत, और इसने संविधान में एक नया खंड 9B जोड़ा जिसका नाम सहकारी समितियां अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1914 ईस्वी में सरकार ने सर मैकलागन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने पाया कि लोगों में यह भावना व्याप्त हो गई है कि सरकारी संस्था मुख्यतः सरकारी एजेंसी है, इसीलिए इस संबंध में कमेटी के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पहला, सहकारिता के सिद्धांत की उचित शिक्षा दी जाए। प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता के लिए सरकारी बैंक का निर्माण होना चाहिए और प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहकारी समिति होनी चाहिए। ऋण देने से पूर्व सदस्यों की सावधानी पूर्वक जांच हो। सहकारी आंदोलन के अध्ययन और इसकी सफलता के लिए सुझाव देने के लिए सरकार के द्वारा जो है प्रो D.R. गॉडगिल के नेतृत्व में 1944 ईस्वी में कृषि उप कमेटी गठित की गई। 1945 ईस्वी में सरकार ने एक अन्य सहकारी योजना कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन 1946 में सरकार को सौंप दिया। 1951 ईस्वी में अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था और इस कमेटी के अध्यक्ष, याद रखिए, A.D. गुरवाला थे और इस कमेटी के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पहला, वृहत सहकारी समितियों का गठन हो। दूसरा, विपणन सहकारियों का संगठन हो। समिति को सरकार के तरफ से ऋण तथा अनुदान के रूप में सहायता मिले तथा नियंत्रित साख प्रणाली जो है अपनाई जाए। इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जिला प्रशासन, इसके बारे में हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है जिला प्रशासन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में देख लेते हैं, जिलाधीश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जिलाधीश जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होते हैं, जिला प्रशासन का प्रमुख होता है जिला कलेक्टर, और जिले में राज्य सरकार का आधिकारिक जो है अभिकारक यानी ऑफिस एजेंट होता है, आधिकारिक अभिकारक होता है। जिलाधीश का पद अद्वितीय है क्योंकि फ्रांस में याद रखिए प्रीफेक्ट के पद के अतिरिक्त दूसरे देशों की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई पद इसके समानांतर नहीं है। जिलाधीश को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट तथा असम, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक में डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। जिलाधीश, याद रखिए, जिलाधीश राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से संबंध रखता है जिसका नेतृत्व राजनीतिक स्तर पर मुख्यमंत्री और प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव करता है। जिलाधीशों का नियंत्रण और निगरानी मंडल आयुक्तों के द्वारा किया जाता है। भूमिका और कार्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए राजस्व प्रशासन के बारे में अगर देखें तो जिले में राजस्व प्रशासन के रूप में जिलाधीश के जो कार्य हैं, पहला है भू राजस्व का संग्रह करना, अन्य सरकारी बकाया का संग्रह करना, तकावी ऋणों का वितरण और उगाही करना, भूमि के रिकॉर्ड रखना, ग्रामीण सांख्यिकी का संग्रह करना, ग्रामीण आंकड़ों को संग्रह करना, उद्योग पूंजी निर्माण, कॉलोनी बनाने या झुग्गी बस्तियों को हटाए जाने इत्यादि के लिए भूमि का अधिग्रहण करना, भूमि सुधार लागू करना, किसानों के कल्याण पर जो है ध्यान देना, आग लगने, सूखा या बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं के दौरान फसलों के नाश का आकलन करना और राहत कार्यों की अनुशंसा करना, कोषागार और उप कोषागार की निगरानी करना, स्टाम्प एक्ट लागू करना, पुनर्वास अनुदानों का भुगतान करना, सरकारी संपत्ति का प्रबंधन करना, जमींदारी उन्मूलन के लिए मुआवजे का भुगतान करना। ये सभी जो है ये मतलब कि इनका कह सकते हैं कि जो कार्य है, जो भूमिका है इस रूप में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कानून, देखिए कानून और जो व्यवस्था है इसके बारे में देख लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, देखिए जिले में कानून व व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का सर्वप्रमुख कर्तव्य होता है और इस उद्देश्य के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, याद रखिएगा, जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस को जिलाधीश के नियंत्रण और निर्देशन में रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश के जो कार्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं। अधीनस्थ न्यायिक निकायों का नियंत्रण तथा उसकी निगरानी करना, ठीक है। लोक शांति और व्यवस्था को कोई खतरा हो तो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के तहत आदेश जारी करना, सरकार या अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों से प्राप्त
सभी याचिकाओं का निपटारा करना, सरकार को वार्षिक अपराध रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करना, कैदियों को सजा समाप्त होने पर या विशेष उद्देश्य के लिए तात्कालिक रूप से जो है मतलब कि ऑन पैरोल मुक्त करना, हथियार है, होटल है, विस्फोटक या पेट्रोलियम या आदि अनेक चीजों के लाइसेंस देना, उसे निलंबित करना या समाप्त करना, कैदियों को उच्च वर्ग जो है यानी सुपीरियर क्लास प्रदान करना और किसी असमान स्थिति से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन के सहायता के लिए सशस्त्र सेनाओं को बुलाना, फैक्ट्री कानून और ट्रेडमार्क कानून के तहत दोषियों पर मुकदमा चलाना और वनों के विकास के लिए कार्यक्रमों की अनुशंसा करना। तो जिला मजिस्ट्रेट है, इनका जो कार्य है जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश के जो कार्य हैं ये सभी कार्य हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद विकास प्रशासन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिलाधीश को अनेक राज्यों में जिला विकास पदाधिकारी भी कहा जाता है। वह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, जो वर्ष 1980 में भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया था। विकास प्रशासन के क्षेत्र में जिलाधीश की जो मुख्य कह सकते हैं जो भूमिका है वो समन्वय की है। तो मुख्य भूमिका क्या है? समन्वय की है। अन्य शक्तियां व जो कार्य हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वह जिला योजना कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मतलब कि रहते हैं या इनकी अध्यक्षता करते हैं। वह जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है। जिले में वह प्रशासन और नागरिक के बीच एक समन्वयकारी कड़ी के रूप में काम करता है। वह जिले में नगर पालिका प्रशासन की निगरानी करता है। वह सरकार के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करता है। जिले में समारोह के दौरान राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकाल की स्थिति में वह मुख्य आपदा प्रशासक के रूप में भी कार्य करता है, याद रखिएगा। इसके बाद जिले का स्टाफ के अधिकारी जो मामले हैं, ऑफिशियल जो मैटर्स हैं, इस मतलब कि इन आधिकारिक मामलों से ये निपटता है। संसद और विधानसभा के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और जिला स्तर पर निर्वाचन कार्यों की व्यवस्था करता है। जिला जनगणना अधिकारी के रूप में भी ये कार्य करता है, याद रखिएगा। इसके बाद उप मंडल के बारे में, सब डिवीजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भू राजस्व अधिनियम तथा अपराध संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व प्रशासन व अपराध से संबंधित प्रशासन के उद्देश्य से क्षेत्रीय दृष्टि से जिले को अनेक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। उप मंडल अधिकारी एसडीओ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस या राज्य लोक सेवा का सदस्य होता है। तो उप मंडल अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा या अथवा राज्य लोक सेवा का जो है राज्य लोक सेवा का ये सदस्य होता है, जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या मतलब नियुक्त और नियंत्रित किया जाता है। जिलाधीश की तरह वह क्षेत्रीय अधिकारी, सामान्य प्रशासक और बहुउद्देशीय कार्यवाहक होता है। इसे राजस्व से संबंधित न्यायिक और कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी तथा राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में उपमंडल के सभी सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के संपर्क में रहता है। देखिए, एक ओर वह राजस्व से संबंधित मामलों में जिलाधीश और तहसीलदार के बीच योजक का काम करता है और दूसरी ओर कानून व्यवस्था के संबंध में जिलाधीश और स्टेशन पुलिस अधिकारियों के बीच योजक का काम करता है, याद रखिएगा। इसकी जो मतलब कि सब डिवीजन में जो इसकी भूमिका है इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, वह जिलाधीश का प्रधान सहयोगी और महत्वपूर्ण क्षेत्र सहायक फील्ड एड होता है और उपमंडल के प्रशासक के सारे पक्षों के लिए उसके प्रति ये उत्तरदायी होता है। इसके बाद तहसील क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक उपमंडल को क्षेत्रीय दृष्टि से अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है। भू राजस्व, भूमि रिकॉर्ड, कोषागार, न्यायिक निकाय इत्यादि प्रशासन के विविध पक्षों के लिए तहसील मूलभूत इकाई है। इसे जिले का लघु प्रतिरूप जो है कहा जाता है, मिनिएचर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, मिनिएचर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रीय विभागों के कार्य जो कार्यालय है इसी के अंदर होते हैं और इसी के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, इसी कार्यालय के अंतर्गत। और तहसीलदार राज्य लोक सेवा से चयनित होता है और राजपत्रित क्षेत्र जो राजपत्रित जो श्रेणी है, जो गैजेटेड रैंक का कह सकते हैं कि ये अधिकारी होता है, राजपत्रित श्रेणी का ये अधिकारी होता है, गैजेटेड रैंक का। वह तहसील में राजस्व के संग्रह और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये उत्तरदायी होता है। सर्किल क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो सर्कल है, जो मतलब कि सर्कल है तहसील
तहसील के बाद जो सर्कल है ये क्या है, तो प्रत्येक सर्किल को मतलब कि प्रत्येक तहसील को राजस्व प्रशासन के उद्देश्य से क्षेत्रीय दृष्टि से अनेक इकाइयों में बांटा जाता है। कानूनगो या सर्किल इंस्पेक्टर को राजस्व प्रशासन के कड़ी में प्रथम पंक्ति का जो है निरीक्षक कहा जाता है। वह अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों के भूमि रिकॉर्ड और राजस्व से संबंधित जो प्रशासन है इसकी ये निगरानी करता है, और उसकी नियुक्ति प्राय जो है जो मतलब कि सर्कल जो कह सकते हैं कि जो तहसील के जो राजस्व प्रशासन के उद्देश्य से जो अधिकारी होता है ये इसका जो नियुक्ति होता है जिलाधीश के द्वारा की जाती है। इसके बाद ग्राम क्या है, विलेज क्या है, ये सभी राज्यों में सभी प्रशासनिक राजकोषीय उद्देश्यों के लिए जो है ग्राम लघुतम तथा मतलब कि ऑब्सोल्यूट इकाई है, आत्यांतिक इकाई है। तमिलनाडु में गांव के सबसे प्रमुख कार्यवाहक को ग्राम प्रमुख जो है मतलब कि विलेज हेडमैन कहा जाता है, और महाराष्ट्र में उसके समान कार्यवाहक को पटेल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उसका समतुल्य कार्यवाहक कोई नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पटवारी ग्राम राजस्व खाता तथा भूमि रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरे राज्यों में उसे जो है अन्य विविध नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल, तमिलनाडु में कर्णम यानी कनक पिल्लय और महाराष्ट्र में तलाती। ठीक है, उस जिले में राजस्व प्रशासन को अनिवार्य जो है मतलब कि किंग पिन कह सकते हैं, अनिवार्य घटक कहा जाता है। और इसके बाद यह जो सेशन है इसी के साथ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में भारत में जो न्यायपालिका है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सभी को कवर करेंगे। और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय का। तो आज के लिए इतना ही।